पर अर्पिता के साथ बने रहिए। शुक्रिया आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारे मुद्दे जो आज लोगों के जहन पर हैं उन पर भी देखिए बात की। महामारी से जारी सबसे बड़ी लड़ाई अब देश के लिए और मुश्किल हो गई है क्योंकि कोरोना का कहर अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की कमी ने हरियाणा में मुसीबत को और बढ़ा दिया है। हरियाणा के सोनीपत में 35 गांव में कोरोना बम फूटा है। सरकार ने गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी है और इसके लिए राज्य सरकार की कुछ बसों को एम्बुलेंस बना दिया गया है। सरकार वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है। गांव में कोरोना से हरियाणा में आफत। हरियाणा के कई गांव में फैली महामारी। सोनीपत के 35 गांव बने कोरोना हॉटस्पॉट। घर घर टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें तैनात। हरियाणा के सोनीपत में सूनी गलियां, बंद पड़ी दुकानें और सड़कों पर सन्नाटा उस खतरे की गवाही दे रहा है जिसके कहर से हर इंसान खौफ में है। कोरोना महामारी ने हरियाणा के सोनीपत के 50 गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि उनमें से 35 गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। बताया जा रहा है कि सोनीपत के सिर्फ सिसाना गांव में ही बीते 13 दिनों में 21 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन केवल 2 लोगों की मौत की वजह कोरोना बता रहा है और बाकी 19 लोगों की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। लेकिन इससे दहशत तो बढ़ ही गई है। ऐसे में लोगों का आरोप है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महामारी पर भारी है। शासन की फॉर्मेलिटी है। अच्छा, क्या लगता है गांव की स्थिति कई तरह से चिंताजनक है? बिल्कुल चिंताजनक है। कोई सुविधाएं नहीं, फैसिलिटी नहीं, किसी को कोई सामान मुहैया नहीं हो रहा। गांव में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक कर गांव में सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दे दिए, जिसके मुताबिक गांव में थर्मल स्क्रीनिंग बढ़ाने और घर घर जाकर मरीजों की पहचान करने को कहा गया। इसके अलावा हॉटस्पॉट बन रहे गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाने की इजाजत दे दी गई। इतना ही नहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया कि ग्रामीण इलाकों में कोविड अस्पतालों की पहचान कर ली गई है और घर घर जाकर टेस्टिंग के काम के लिए 8000 टीमें तैनात कर दी गई हैं। हर एक गांव को हम स्क्रीनिंग करेंगे, हर एक गांव में कमेटी बनाएंगे और जहां पे हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उन गाँव में आइसोलेशन बेड स्थापित करेंगे ताकि जिसके घर पे आइसोलेशन की सुविधा नहीं है उनको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे और जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की या कोई और वजह है वो हमारे हर एक सब डिवीज़न लेवल पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं DCHC, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बारे में लोकल कमेटी होगी जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पटवारी, नंबरदार जो लोकल हैं वहाँ के वो फंक्शनरीज होंगे। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच लोगों को एम्बुलेंस की कमी से दो चार न होना पड़े, इसके लिए भी कदम उठाए गए। हरियाणा रोडवेज की जो बसें यात्रियों की भीड़ के साथ सड़कों पर फर्राटा भरा करती थीं, आज वो मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के काम में लगा दी गई हैं। गांव में एम्बुलेंस की कमी से जान का संकट पैदा न हो, इसके लिए फरीदाबाद में 5 सरकारी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, जिसमें 4 बेड, 1 स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। ये बसें गांव में तैनात की गई हैं, जिसे कोविड सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी गई है। 4 बेड्स होंगे तो एक साथ 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को कैरी किया जा सकता है। अब जैसा ये गांव के अंदर भी फैल रहा है तो गांव के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर इनको दिया जाएगा ताकि लोगों को इमीडिएटली मदद हो सके और इसको बाकी ठहरने के पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है। एक तरफ गांव में तेजी से फैल रहे कोरोना ने सरकार को परेशान कर रखा है, तो वहीं हरियाणा में जारी किसानों का आंदोलन भी सरकार की फिक्र की बड़ी वजह है। हरियाणा सरकार को चिंता सताने लगी है कि धरना इसी तरह जारी रहा तो धरने पर बैठे किसानों पर भी कोरोना कहर बनकर टूट सकता है। लिहाजा हरियाणा सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। जैसे ही ये दूसरी लहर शुरू हुई थी, मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहाँ पर भेजा था कि सबके टेस्ट करा लिए जाएं और सबकी वैक्सीनेशन कर दी जाए।
आंदोलन अपनी जगह है, वो आप करते रहें, लेकिन इस महामारी से बचना और दूसरों को बचाना ये आवश्यक है। एक तरफ महामारी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में जल्द से जल्द जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की चुनौती है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की जागरूकता कोरोना को हराने में कारगर साबित हो सकती है। बिहार में गंगा नदी में बहुत शव के मिलने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है। पहले बक्सर में और अब राजधानी पटना के गुलाबी घाट में 2 शव बहते मिले हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से लोग बोरे में बांधकर शवों को नदी में फेंके चले जा रहे हैं। इस घटना का पता चलते ही प्रशासन फौरन हरकत में आया और नदी में शव फेंकने वालों की जांच शुरू कर दी। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी के गांवों में कोरोना से निपटने के लिए यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऐसे अस्पतालों में बदलने का फैसला किया है जहां पर 50 बेड उपलब्ध होंगे। इसके अलावा इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सुविधा मौजूद रहेगी। इसके अलावा योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सामुदायिक अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। यूपी सरकार ने 17,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 228 गांवों में कोरोना बुरी तरह से फैल चुका है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन के लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार ना तो कम हो रही है और ना ही मौतों का जो सिलसिला है वो थम रहा है। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम की 70 गाड़ियां लगा दी। करीब 5,000 कर्मचारी गांव-गांव जाकर कोरोना मरीजों की पहचान कर रहे हैं। उन्हें मेडिकल किट मुहैया कराई जा रही है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। आगरा के गांव में भी कोरोना फैल रहा है और अब तक 228 गांवों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। और आप देख सकते हैं ये पथौली गांव है, ये वही गांव है जहां मुख्यमंत्री योगी ने निरीक्षण किया था और कोरोना पीड़ितों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी का एक खास निर्देश था कि सभी लोग जो है मास्क जरूर लगाएं। तो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इस गांव में निश्चित रूप से सीएम की अपील का व्यापक असर पड़ा है और आप जितने लोग दिखेंगे सबके सब मास्क लगाए दिखेंगे। और गांव में गांव निगरानी समितियां जो बनाई गई हैं तो उनको जो है हर जगह 690 गांव जो हैं तो वहाँ जो निगरानी समिति है उसका काम यही है कि जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनकी जानकारी रखना और साथ ही साथ कुल 4,890 कर्मचारी तैनात किए गए हैं आगरा के 690 गाँव में। तो निगरानी समिति का काम अहम हो गया, ये बात सीएम ने भी कही है। और यहाँ इस गांव में देखिए प्रॉपर टीम तैनात है। गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई का आरोप है कि बीते रात 1 बजे से 6 बजे के बीच गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 13 और मरीजों की मौत हो गई। विजय सरदेसाई का यह दावा है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में अब तक कुल 75 लोगों की मौत हो चुकी है। विजय सरदेसाई के मुताबिक 10 मई को 26, 11 मई को 21 और 12 मई को कोरोना के 15 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। ये मामला पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच गोवा सरकार ने भी पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। 75 people have died on 4 consecutive nights because of oxygen shortage. Basically, mismanagement of oxygen supply in the Goa Medical College, which is the premier hospital in Goa. गोवा मेडिकल कॉलेज में 75 मरीजों की मौत का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में पहुंच चुका है। गोवा रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही मरीजों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने गोवा सरकार से जवाब तलब किया। इसके जवाब में गोवा सरकार का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हो रही मौतों के मामले को गंभीरता से ले। आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होनी है। इस बीच गोवा सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। देश में हर रोज कोरोना के लाखों नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो ये भी सच है कि लाखों मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है
कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जो लोग राहत की सांस लेते हैं, उनकी जंग पूरी तरह खत्म नहीं है। ऐसे लाखों लोग जो कोरोना से तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए लंबे वक्त तक तमाम सावधानियों के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी। दूसरी लहर में कोरोना से लड़ाई सिर्फ 14 या 18 दिन की नहीं है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी एक लंबी लड़ाई लड़नी है, तब तक जब तक शरीर उस नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता जो इस खतरनाक वायरस से हुई है। इतना तो आप भी जान चुके होंगे कि ठीक होने के बाद भी मरीज को कई दिक्कतें आ रही हैं। नहीं जानते तो हम बता देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ठीक होने के बाद भी शरीर में थकान, खांसी, जोड़ों में दर्द, धड़कनों का तेज होना, दस्त, खून के थक्के, नींद की कमी, यहां तक कि याददाश्त में कमजोरी भी लगभग आम लक्षण है। मगर सवाल यह कि कोरोना से ठीक होने के बाद ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए? इन सवालों को लेकर हम देश के बड़े डॉक्टर्स के पास पहुंचे, डॉक्टर राकेश पंडित और डॉक्टर एम वली, और उन्होंने जो बताया वो आपको भी जानना जरूरी है। पोस्ट कोविड हमें सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि वी डोंट हैव टू रश टू डू द थिंग्स। हम वो नहीं है जो हम पहले कोविड से थे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें हमारे बॉडी और हमारे माइंड को ये एक्सेप्ट करना है। भाई तुम वो नहीं हो कि तुम जो रोज सुबह 2 घंटे जिम करते थे, 1 घंटा जॉब करते थे, रन करते थे। टेक थिंग्स लाइटली, मतलब आप जैसे है आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर को टाइम दो कि आप ठीक हो पाओ। अपनी हाइड्रेशन, खाना पीना अच्छा रखो और हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट रखो जिसमें कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लो। इम्पॉर्टेंट सेकेंड इज स्लीप। स्लीप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमारी बॉडी रिज्यूनेट होती है। आपको खुद भी लगेगा कि दैट यू ऑलवेज फील स्लीपी। जितना आप स्लीप ले सकते हो तो उतना सोइए। यानी जितना बेहतर खाना उतनी अच्छी सेहत, और जितनी अच्छी सेहत उतनी बड़ी जीत। अगर सवाल ये कि अगर कोरोना से लड़ाई गंभीर थी, अस्पताल जाने की नौबत तक आई, तो क्या करना है? जो घर में ठीक होते तो उन लोगों को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, पर ज़्यादा प्रॉब्लम यूजुअली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में आती है। एंड जिसका लंबा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उनमें थोड़ा रिकवरी फेज भी लंबा ही चलता है। एंड यूजुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कोविड के बाद आती है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। मीन्स इवन घर जाने के बाद भी लोग नॉर्मल काम करना दिक्कत हो जाती है। मीन्स दे फील एक्सट्रीम फटीग, थकान होती है। इवन नॉर्मल काम जैसे बाथरूम तक जाना भी एक प्रॉब्लम होता है। डे टू डे एक्टिविटीज करने में भी दे फील एक्सट्रीम वीकनेस एंड फटीग इन डूइंग नॉर्मल वर्क्स। एक और सवाल जो ठीक होने वाले ज्यादातर लोगों से जुड़ा है वो है फेफड़ों का कमजोर होना। कोविड में सबसे ज़्यादा सावधानी जो लंग्स की रखते हैं उसमें लंग के लिए डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, बलून फुलाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, और अगर आप शंख बजा सकें, बांसुरी बजा सकें तो वो करना चाहिए। 3 बॉल का रेस्पिसाइजर आता है, उसको फुला सकें और उसमें से वैक्यूम सक कर सकें तो वो सब करना चाहिए। और पैदल चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, लेकिन अभी हम पैदल चलने की एडवाइस नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी सोसाइटी है, मकान है, उसकी छत पर वॉक कर सकते हैं। एक और सवाल जिसका जवाब बहुत से मरीजों को चाहिए वो ये कि अगर हार्ट या पल्स रेट बढ़ जाए तो क्या करना है? हार्ट का और पल्स का इशू बहुत मिल रहा है। ज़्यादातर लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे ही हार्ट बीट बढ़े अपना ECG कराना चाहिए, हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ब्लड थिनर्स के लिए वो रिकमेंड करेंगे। और जिस दौरान में आपको कोविड हो उस समय आपको एस्प्रिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोविड में दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं, ब्लीडिंग भी हो रही है और क्लॉटिंग भी हो रही है। कभी कभी क्लॉटिंग पेरिफेरल होती है तो उसमें हाथ पैर की गैंग्रीन भी हो सकती है, ब्लू आई भी हो सकती है। बहुत से मरीजों को इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स लेने पड़े थे,
अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब की बात जरूर सुनी। अगर आप हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स पे चल रहे थे तो एक सीआरपी एक है कि जिससे आप ये रेगुलेट कर सकते हैं कि डॉक्टर आपकी डोज दवाई की कम कर रहा है। इवन अगर आपको बुखार चल ही रहा है तो सीआरपी एक इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना कम हो रहा है। और ये जो खून कितना पतला और ज़्यादा, आजकल की जो दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, नोएक्स बोलते हो, न्यूअर एंटीकोगुलेंट से, उनमें यूजुअली पीटीआईएनआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर तब भी अगर आप कौन सा ग्रुप दवाइयों का चल रहा है तो उसमें आप अपने डॉक्टर से राय लेके अगर टेस्ट करना कि कहीं खून ज़्यादा पतला ना हुआ हो तो वो टेस्ट आप डॉक्टर की सलाह मशवरा के साथ में कर सकते हैं। यानी कोविड के खिलाफ इस लड़ाई के 2 चरण हैं, पहला इलाज के दौरान और दूसरा इलाज के बाद, और हमें दोनों लड़ाई जीतनी है। बड़ी खबर आ रही है रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन से जुड़ी। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने आज स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी। जानकारी के मुताबिक स्पुतनिक वी की पहली डोज हैदराबाद में लगाई गई। इससे पहले डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की मंजूरी मिलने के बाद स्पुतनिक की डोज लगाने का काम शुरू किया गया। डॉक्टर रेड्डीज लैब के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब ये रुड़की और पानीपत में आप 62 मेट्रिक टन को वहीं रखिए स्टोर करके, और दिल्ली अभी मत भेजिए क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार 10/5/2021 को आइनॉक्स सूरजपुर 37 मेट्रिक टन को स्टोर करने के लिए बोला गया। MS Inox was requested by the Delhi government to store 37 metric ton LMO at their Surajpur plant. Similarly, 10/5 को ही various refillers of Delhi, जो refillers है दिल्ली के बाकी जो प्लांट है, उनको 37.5 metric ton directed by the Delhi government to store at their refilling plants. आप refilling plant में ही 37.5 metric ton रखिए। और आप देखिए विगत मंडे को, सोमवार को, मेसर्स एयर लिक्विड के बारे में मैंने बात किया। इनकी पानीपत और रुड़की में प्लांट है। जो करार हुआ है उसके मुताबिक भारत सरकार ने इनको 190 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही थी दिल्ली को, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 150 मेट्रिक टन ही दिल्ली की सरकार ने लिया और बाकी 40 मेट्रिक टन उन्होंने कहा कि हम ले नहीं सकते हैं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। बंधुगण, मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपका काम करने का तरीका बड़ा अनूठा है, अब ये हिंदुस्तान जान चुका है। द वे यू वर्क इज समथिंग विच हैज बीन एक्सपोज्ड टुडे। पहले हाहाकार मचाओ, बिल्कुल परिस्थिति खराब थी दिल्ली में, मगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, केवल हाहाकार मचाया कि देखो मुझे मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, देखो हमें हरियाणा वाले बदमाशी कर रहे हैं, देखो हमारे साथ बाकी जो राज्य हैं, यूपी वाले हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन कोई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन दिया गया तो आपने कहा हैंड्स अप, हमारे पास तो स्टोरेज स्पेस नहीं है, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते जी, आप अपना ऑक्सीजन अपने पास रखो। हरियाणा जी आप प्लीज़ अब हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन स्टोरेज करो, यूपी के सरकार जी प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन आप स्टोरेज करो। आप गाली दे रहे थे 2 दिन पहले, इसी हरियाणा को, इसी उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे थे। आप मोदी जी को, बीजेपी की सरकार को, कोर्ट को, न जाने किसी को भी आप छोड़ दे रहे थे। दिल्ली की जनता को भ्रम में डाला हुआ था, और उसके बाद जब ऑक्सीजन आने लगा आपको तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अरविंद जी, ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है? कौन बनाएगा स्टोरेज कैपेसिटी? रेमडेसिविर तो मोदी जी दे ही रहे हैं, टोसिलिजुमैब तो मोदी जी दे ही रहे हैं, प्रेडनिसोलोन और बाकी जो आपके स्टीरॉयड्स हैं वो मोदी जी दे रहे हैं, वैक्सीन भी मोदी जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी मोदी जी दे रहे हैं, DRDO बेड्स बना रही है। कल परसों में हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया कि आप बेड क्यों नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, ऑक्सीजन भी दे रही थी। स्टोरेज कैपेसिटी बनाना किसका काम है? राज्य में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना ऑक्सीजन को लेकर ये आपका काम है। 2 काम मुख्यतः आपका था। ये राज्य के अंदर ऑक्सीजन कैसे वितरित होगा, जब डोर स्टेप डिलीवरी आपको केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कर देगी तो किस प्रकार राज्य में आवंटित होगा और कहाँ स्टोरेज होगा, ये 2 काम आपके थे। दोनों काम में आप फेल हो गए। ना एक क्रायोजेनिक टैंक आपने खरीदा, ना पहले से एंटिसिपेट किया कि सेकेंड वेव आने वाला है, जबकि राज्यों को बल्कि मैं कहूँगा केंद्र सरकार चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही थी। आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे, आप राजनीति करते रहे, किंतु आपने एक भी अस्पताल में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की और ऑक्सीजन को किस प्रकार स्टोर किया जाए उसका प्रावधान नहीं किया।
एक क्रायोजेनिक टैंकर आपने प्रोक्योर नहीं किया ताकि राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का आवागमन हो सके। नतीजा क्या रहा? 2 अस्पतालों में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और बत्रा अस्पताल में, एक जगह 20 और दूसरी जगह लगभग 13 हमारे मरीज, हमारे प्रिय बंधु ऑक्सीजन के बगैर वो चले गए। और दोनों ही विषयों को लेकर उस समय काफ़ी चर्चा हुई थी। कोर्ट में दोनों हॉस्पिटल के लॉयर्स और खास करके जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के जो वकील थे सचिन जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम तो दिल्ली के नोडल ऑफिसर को बार बार फ़ोन करते रहे, दिल्ली के अफसरों को फ़ोन करते रहे, किसी ने हमें सुना तक नहीं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सप्लाई चेन बाय दिल्ली गवर्नमेंट दैट आवर हॉस्पिटल जयपुर। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को निशाने पर ले रही थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कई सवाल उठे और कई बातें कही कि वैक्सीन उन तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, जिसका जवाब अब बीजेपी खुलकर सामने आकर देती नजर आई। वहीं वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अगले 15 दिनों में वो राज्यों को 1,92,00,000 कोरोना वैक्सीन देगी। केंद्र के मुताबिक राज्यों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। ईद के मुबारक मौके पर लोगों से बार बार अपने घरों पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके, लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर होता दिखा नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमृतसर से सामने आई। वहां एक मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ जुटी। हालांकि इस दौरान ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ अमृतसर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोग बिना मास्क के ही नजर आए। ये 2 तस्वीरें आपको हम अमृतसर और आसनसोल की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी तादाद में लोग जुटे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर तो आप मास्क भी, आसनसोल में जरा देखिए, चेहरे पर मास्क तक नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। क्या ये लापरवाही जानलेवा साबित नहीं होगी? ये बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे में जब देश में लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं तो त्योहारों में घर पर ही रहें, गैदरिंग ना करें, एक जगह एकत्र ना हो। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं, और ना मानने से, जैसी देखिए 2 तस्वीरें हैं ये जो दिखा रही हैं किस तरीके से लोग भारी तादाद में पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए, और कुछ लोगों ने तो चेहरे पर मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा है। अरब सागर में टाउटे तूफान की आशंका के बाद मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 या फिर 17 मई को चक्रवाती तूफान के आने की संभावना है, जो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए समंदर में जाने वाले सभी मछुआरों से लौटने की अपील की गई। इसके लिए कुछ जवान नावों के जरिए समुद्र में पहुंचे और लाउडस्पीकर के जरिए मछुआरों से लौटने की अपील करते नजर आए। इसके साथ ही टाउटे तूफान से निपटने के लिए मुंबई, रत्नागिरी और मुरन समेत कई इलाकों में टीमों को तैनात कर दिया गया है। अनुरोध है, भारतीय तटरक्षक आप सभी को सूचित करना चाहता है कि एक तूफान महाराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप तुरंत तट की ओर लौट जाए। सावधान सावधान सावधान। भारतीय तटरक्षक आप सभी को सूचित करना चाहता है कि एक तूफान महाराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि तो टाउटे की वजह से देखिए अब जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि तट पर ना आए, खासतौर पर जो मछुआरे हैं उनको लौटने की उनसे अपील की जा रही है। इसके साथ ही टाउटे तूफान से निपटने के लिए मुंबई, रत्नागिरी और मुरंड समेत कई इलाकों में टीमों को भी तैनात किया गया है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, किस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं और अलर्ट पर कैसे रखा गया है? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से कोस्ट गार्ड इस साइक्लोन टॉकेट को लेकर पूरी तरह से तैयार है और अभी से महाराष्ट्र के जितने कोस्टल एरिया है वहां पर कोस्ट गार्ड के जितने भी टीमें और बड़े बड़े जहाज है वो अभी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जो भी मछुआरे वहां पर आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए उन सभी से बोला जा रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर बड़ा तूफान आने वाला है, सारे इलाके को खाली कर दिया जाए ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो। और विजुअल में भी साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से कोस्ट गार्ड लाउड स्पीकर और अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो मछुआरे हैं आसपास समुद्र में उन्हें
नजदीक समुद्री तट से दूर रखा जाए। और ये भी जो जानकारी मिल रही है कि ये जो तूफान है 16 या 17 मई के आसपास ये काफी बड़ा तूफान हो जाएगा और महाराष्ट्र, केरल, गोवा और गुजरात के कुछ इलाकों में इसका असर साफ तौर पे देखा जा सकेगा। कोस्ट गार्ड जो जानकारी दे रही है उसके तकरीबन अगर ये जो साइक्लोन टॉकेट है वो अगर महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री सीमा के नजदीक आता है तो तकरीबन 120 या 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आंधी चल सकती हैं। ठीक है विवेक, नजर बनाए रखिए आप। वही देखिए, अरब सागर से उठने वाले साइक्लोन टॉर्टे के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 53 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में तैनात किया गया। 53 में 24 टीमें उन जगहों पर तैनात हैं जहां तूफान के टकराने की आशंका जताई जा रही है, जबकि 29 टीमों को रिजर्व में अलर्ट पर रखा गया ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रभावित जगहों पर तुरंत भेजा जा सके। एनडीआरएफ का कहना है कि वो साइक्लोन के खतरे के मद्देनजर से राज्यों की इमरजेंसी के संपर्क में है। एजेंसियां जो है उनसे भी संपर्क में है और साथ ही साथ अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कोरोना संकट के बीच लोग अपनों से जुड़े रहें, इसके लिए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्लान पेश किया है। जियो अपने ग्राहकों को पूरे कोरोना काल में 300 मिनट की आउटगोइंग कॉल मुफ्त देगा ताकि वो महामारी के दौरान अपने घर वालों और दोस्तों से जुड़े रहें। जियो के मुताबिक पूरे कोरोना काल के दौरान लोगों को हर दिन 10 मिनट मुफ्त कॉल की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही जियो फोन रिचार्ज प्लान पर एक के साथ एक फ्री ऑफर भी मिलेगा, यानी कोई ग्राहक जितनी रकम का रिचार्ज करवाएगा उसे उतनी ही रकम का एक और प्लान भी फ्री मिलेगा। तो कोरोना काल में देखिए किस तरीके की पहल जियो ने की है। एक के साथ एक फ्री ऑफर, एक रिचार्ज पर दूसरा जो जितने रुपए का रिचार्ज हुआ है उतना ही फ्री अब जियो की तरफ से दिया जाएगा। यानी जियो के ग्राहकों के लिए ये ऑफर 300 मिनट की आउटगोइंग जो है वो फ्री, रोज 10 मिनट फ्री आउटगोइंग। पूरे कोरोना काल के लिए ये ऑफर जियो की तरफ से एक बड़ी पहल।